नमस्कार, मैं हूं सतीश मिश्र और आज हमारे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के कुलपति आदरणीय डॉक्टर अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी जी, आपका स्वागत है पीलीभीत में। मैं जानना चाहता हूं कि जो नई शिक्षा नीति है उस पर प्रकाश डालिए कि क्या है नई शिक्षा नीति। सतीश जी, ये नई शिक्षा नीति तो कहते हैं, लेकिन इसका नाम जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है जी। और मेरा ये निवेदन है, जो जिसका नामकरण जैसा होता है वैसा ही उसके लेना चाहिए। अधिकांश तो नई शिक्षा नीति कहते हैं तो मुझे अटपटा सा लगता है जी। इसको जिस नाम से प्रस्तुत किया वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहा गया है जी। 1986 में भारतवर्ष की नई शिक्षा नीति आई थी। उसके बाद में 2020 में लगभग 34 साल लग गए इस शिक्षा नीति को लाने में, और इसमें बहुत सारे परिवर्तन भी हुए हमारे समाज में। बहुत सारी परेशानियां भी थी जिसको लेकर के हम सब लोग कहते थे क्या शिक्षा व्यवस्था बन रही है। एक तो व्यवस्था इस प्रकार की थी, स्कूली शिक्षा अलग थी, माध्यमिक अलग थी, उच्च शिक्षा अलग थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक तो परिवर्तन ये है कि प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा से पहले भी आंगनवाड़ी की जो शिक्षा 3 साल तक की आंगनवाड़ी, फिर 2 साल का समझिए कि प्राइमरी, फिर 3 साल का समझिए सेमी प्राइमरी, फिर इंटरमीडिएट के 3 साल, फिर जो हायर एजुकेशन में ले जाने वाले 5+3+3+4 की बात की गई है। तो पहला समझिए परिवर्तन रूपांतरण शिक्षा नीति में आया है कि हम इसमें प्राइमरी और प्राइमरी से पहले से लेकर उच्च से उच्चतर शिक्षा के जो आयाम है सबको एक साथ जोड़ने की बात इसके अंदर की गई। दूसरी समस्या हमारे सामने आती थी कि जो शिक्षा पा कर के विद्यार्थी निकल रहे हैं उनके अंदर न तो स्वाभिमान है, न उनका स्वावलंबन है, न उनके पास रोजगार है। तीनों ही स्थितियां जो है उनके पास में नहीं, उसका समाज से कोई सरोकार रखता है। डिग्री केवल डिग्री के लिए। तो इसमें बात है कि जो विद्यार्थी हम निकालें उनके अंदर भारतवर्ष के प्रति जो है स्वाभिमान होना चाहिए, स्वावलंबन की उनके अंदर भावना होनी चाहिए और रोजगार परक शिक्षा उनको दी जानी चाहिए। इसे क्लास 6 से स्किल प्रदान करने की बात कही गई है। 6 से लेकर चलेंगे तो समझिए 7, 8, 9, 10, 11, 12 और BA तक के 7-8 साल की जो स्किल उनके पास रहेगी तो एक एंटरप्रेन्योरशिप का स्किल डेवलपमेंट होगा। वो अपना उद्योग धंधा भी शुरू कर सकते हैं और उनको एम्प्लॉयबल चीज़ें मिल पाएंगी। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसके मैंडेट 2 हैं। एक मैंडेट तो है कि शिक्षा को समाज के विकास में, मतलब राष्ट्र के विकास में इसके योगदान को स्थापित करना, बढ़ाना, पहली बात। दूसरा है कि ग्लोबली हमें एजुकेशन के रूप में सुपर पावर बनाना है, जिसको विश्व गुरु कहते हैं जी। इस पर हमने कई बार कहा है कि विश्व गुरु जो बनने की क्षमता तो भारतवर्ष में है। पहले भारतवर्ष था, बाद में मुगलों के आने का, ब्रिटिशर्स के आने का हमारी आसंदी छिन गई। बल्कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनके 80 देशों में उपनिवेश थे, गुलाम थे जी। अपनी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करने के लिए अंग्रेज ने जो है अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी संस्कृति, अंग्रेजी ज्ञान को थोप दिया सबके ऊपर और कहा कि भाई जो कुछ भी है ग्लोबल सुपर पावर जो एजुकेशन का है वो इंग्लैंड है। उससे छीनने की कोशिश की अमेरिका ने। तो अमेरिका और इंग्लैंड 2 ही बने रहे, तीसरा कोई विश्व बन नहीं पाया। बाकी सब डेवलपमेंट किए हैं, विश्वगुरु नहीं बन पाया। भारतवर्ष की क्षमता इसलिए कि भारतवर्ष के पास में अपना देशज ज्ञान है। हमारे पास वेद है, पुराण है, उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है और न जाने कितने ग्रंथ हैं। और तब से लेकर अभी तक इनके ऊपर आधारित ग्रंथों की रचना हो रही, चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो, कबीर हो, तुलसीदास हो, रहीम हो, रसखान हो, सूर हो, मीरा हो, वहाँ से प्रेमचंद लेके दिनकर तक आइए आप, सब के सब। आचार्य देवेंद्र देव जी भी इसी क्रम में जो चलते चलाए महाकाव्य की रचना करें, ये सब क्रम बना हुआ है। तो लाखों पुस्तकें हमारे पास में जो कि देशज ज्ञान है, इसको स्थापित करके हम चाहेंगे कि इस पर ज्ञान और अनुसंधान दोनों बढ़ेगा तो विश्वगुरु की आसंदी हमको मिल पाएगी। इसमें एक काम और किया गया कि लोग BA में जो करते थे किया तो 3 साल के लिए बंधे जाते थे। अब इसमें एक व्यवस्था भी दी गई है कि जो पहले साल पढ़ के छोड़ना चाहता है तो छोड़ के चला जाएगा, उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल के बाद छोड़ना चाहता है उसको डिप्लोमा मिल जाएगा और तीसरे साल जाए तो उसे डिग्री मिल जाएगी। 3 साल के बाद में रिसर्च में जाना चाहता है तो रिसर्च के साथ में PG या फिर खुला PG दोनों ही प्रकार की सुविधाएं उसको दी जाएंगी।
जो पढ़कर के विद्यार्थी निकल रहे थे वो इतने ज़्यादा विशेषज्ञता के नाम पर इतना एकांगी और व्यक्तित्व वाले हो जाते थे, ये समाज में उनका क्या हो रहा है पता ही नहीं रहता था। तो इसको बहुआयामी शिक्षा, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन में कन्वर्ट करना। मल्टी डिसिप्लिनरी में जो साइंस वाले हैं उन्हें सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज आना चाहिए, सोशल साइंस वालों को थोड़ी सी साइंस आना चाहिए, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वालों को कुछ एग्रीकल्चर आना चाहिए, एग्रीकल्चर वालों को जो पोइट्री आना चाहिए। तो व्यक्तित्व के जितने सद्गुण हैं उन सद्गुणों के आधार पर शिक्षा व्यवस्था प्रदान की जाए, इसको मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन प्रमोट करने की बातचीत है। ये मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति टास्क फोर्स कमेटी बनी उसका मुझे पहले सदस्य बनाया गया था, फिर एक ग्रुप का लीडर बनाया गया, बाद में जो हाई पावर कमेटी बनी थी उसका मुझे चेयरमैन बनाया गया था। और मध्य प्रदेश पहला प्रदेश है पूरे भारतवर्ष में जिसमें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी गई। यूपी में भी नहीं शुरू हो पाई है ना? यूपी में प्रक्रियाएं चल रही हैं। यहाँ जो हायर एजुकेशन कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी हमारे अच्छे मित्र हैं, उनके चेयरमैनशिप में काम चल रहा है काफ़ी, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, इनकी समस्याएं दूसरी हैं, लेकिन यहाँ तब भी काम हुआ है और प्रदेशों में इतना काम नहीं हो पाया जो उनको करना चाहिए। इसी प्रकार से इंस्टीट्यूशंस हैं वो साइलोज अब नहीं रहेंगे। साइलोज मतलब एग्रीकल्चर के, म्यूजिक के, लॉ के लिए, इंग्लिश के लिए, मैं यूनिवर्सिटी से बात कर रहा हूँ, संस्कृत, ऐसा नहीं चलेगा। सारी यूनिवर्सिटीज़ में सारे विषय रहेंगे। इसका नाम दिया मेरू, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, ऐसे कॉन्सेप्ट आएंगे। अभी ये भी देखा गया कि जो हमारा एजुकेशन डेवलपमेंट हुआ है वो कुछ ही क्षेत्रों में, विशेषकर जो मेट्रोपॉलिस सिटीज़ वहीं कंसंट्रेट होकर कराया गया, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो भोपाल हो, चाहे वो रायपुर हो, चाहे वो बम्बई हो, चाहे वो कोलकाता हो, चाहे वो मैसूर हो, ऐसे ही कुछ समझी प्रदेश, उसका डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो पाया। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने संकल्प लिया है कि 776 हमारे जो ज़िले हैं पूरे सब में बड़ी संस्थान जो है विकसित होगी, जिससे कि बच्चों को वहाँ पर ज्ञान प्राप्त हो पाए और उनको शिक्षा व्यवस्था पाए। ये भी देखा जाता था कुछ बच्चे जो है अच्छे हैं लेकिन सुविधाएं उनको नहीं मिल पाई, जिसको हम डिसेबल्ड स्टूडेंट्स बोलते हैं या डिसेबल्ड एरियाज हैं, उनके विशेष प्रयास करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत कहा गया है। एक संकल्प और इसके अंतर्गत है कि बहुत सारे ऐसे विद्वान लोग जो कि अनौपचारिक क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में, उदाहरण तौर पर ये मान लिया जाता है कि सारा ज्ञान जो है वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के ही पास है, कॉलेज के प्रोफेसर्स के पास है। हम जानते हैं कि हमारे समाज में कुछ वकील ऐसे हैं जो कि विद्वान होते हैं, कुछ साहित्यकार होते हैं जो विद्वान होते हैं, जो संगीतकार होते हैं जो विद्वान होते हैं, कुछ पंडित होते हैं, संस्कृत के ज्ञाता होते हैं वो विद्वान होते हैं, कुछ किसान होते हैं जो विद्वान होते हैं, कुछ उद्यमी होते हैं, उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की है, उन्होंने नवाचार किया है, ये सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। तो ऐसे लोगों को भी जो है इन्वॉल्व करना, मेन स्ट्रीम इन्वॉल्व करना, ये राष्ट्रीय शिक्षा उसके अवसर प्रदान करती है। इसमें अब कोई बंधन नहीं है, यदि कोई चाहे तो उनको ला करके शामिल कर सकता है, पढ़ाने लिखाने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो अनुसंधान को इसमें बहुत महत्व दिया गया है, अनुसंधान को महत्व देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की कल्पना की गई। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में फंक्शनल रिसर्च होनी चाहिए, जो प्रतिफलनात्मक अनुसंधान होना चाहिए, डिग्री के लिए नहीं, डिग्री के अलावा कोई भी इसमें अनुसंधान कर सकता है, जिसमें कि स्कूल का कोई टीचर हो, कॉलेज के टीचर हो, कोई प्रोफेसर हो, वो तो कर ही सकते हैं। लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र के कुछ संबंधी प्रोफेसर, कुछ लोग इधर अनुसंधान करना चाहते हैं, उनको भी इसमें सुविधा जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि क्वालिटी रिसर्च होनी चाहिए, या तो नॉलेज जनरेशन के लिए रिसर्च हो, या पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए रिसर्च हो, या सोसाइटी की समस्याओं को दूर करने के लिए रिसर्च हो। अगर ये तीनों ही काम नहीं कर पाते तो रिसर्च किस लिए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत सारे बंधनकारी जो प्रावधान थे, संस्थाएं थे, उनको विलोपित करने के लिए भी इसमें प्रयास किया गया। एक ही संस्था है, मान लो BCA, जो कोई लॉ का प्रोग्राम चल रहा है उसको BCA परमिशन लेनी पड़ेगी, यदि हमारी टेक्निकल तो ICT परमिशन लेनी पड़ेगी, या UGC परमिशन लेनी पड़ेगी। तो बहुत सारी लॉ और मेडिकल को छोड़ करके बारी संस्थाओं को मर्ज करने की बातचीत है। इसमें हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की संस्था को विकसित करने की बात की गई। इसमें जनरल एजुकेशन काउंसिल बनेगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स काउंसिल बनेगी, इसमें NAC के लिए उसको अथॉरिटी दी गई, वो बात की गई। तो अलग संस्थाएं बन जाएंगी, तो एक ही छत के अंतर्गत
यदि मान लीजिए किसी संस्था को विकसित करना है, रेगुलेट करना है, तो सारी चीज़ बड़ी सुविधाजनक हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, इसको क्रियान्वित करना चाहिए, क्रियान्वित करने के प्रयास करने चाहिए। और मुझे लगता है कि जो प्रयास होने चाहिए वो प्रयास हो नहीं पा रहे हैं, और उसमें मैं अपने को दोषी मानता हूँ और जो सरकारें उनको दोषी मानता हूँ। कुछ लीगल राइडर्स हैं, लीगल राइडर्स ऐसे ही मान लीजिए जो हमने चीज़ें बताई, कहीं किसी लीगल फ्रेमवर्क में डालना पड़ेगा, वो लीगल फ्रेमवर्क लाना पड़ेगा। इसमें ये भी कहा गया है कि हम 2035 तक हमको 50% GR लाना है, 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए। अभी लगभग 26% कुछ है, और 26% में लगभग 3.5 करोड़ विद्यार्थी आते हैं। 50% लाने में 7.5 करोड़ जो विद्यार्थी आ जाएंगे, तो 7.5 करोड़ विद्यार्थी लाने के लिए आपको टीचर्स कितने चाहिए, आपको क्लासरूम कितने चाहिए, आपको बिल्डिंग कितनी चाहिए, आपको लैब्स कितनी चाहिए, लेबोरेटरीज कितनी चाहिए, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, इन सारों प्लानिंग कौन करेगा? इसकी प्लानिंग और नेशनल लेवल कंपटीशन, स्टेट लेवल कंपटीशन, स्टेट लेवल कंपटीशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन, साथ साथ इंस्टीट्यूशन लेवल कंपटीशंस करना चाहिए, जो कि नहीं कर पाए। मैं बार बार लोगों से कह रहा हूँ, इसको करना चाहिए। इंटीग्रेशन की बात कही गई, अभी आप कुल मिलाकर 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चल रहे हैं, BA LLB लेके चल रहे हैं। हमारा कहना है इसको थोड़ा सा नीचे क्यों नहीं ले जाते हैं? हम जो इंटरमीडिएट के बाद में सीधे इंटीग्रेशन प्रोग्राम नहीं कर दें, 3 साल और जोड़ करके हम, और जैसे BA LLB है, हम इंटरमीडिएट LLB जोड़ दें। हम और नीचे ले जा करके सीधे हम पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर इंटीग्रेशन क्यों कर सकते हैं? हम रिसर्च को भी नीचे से इंटीग्रेटेड प्रोग्राम क्यों नहीं लॉन्च कर सकते? इन सब के लिए बहुत अधिक प्लानिंग करना शेष है। 6% GDP की बात इन्होंने कही है। जिस दिन $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी भारत की, तो 30 लाख करोड़ रुपए इस शिक्षा में आएगा। तो 30 लाख करोड़ रुपए के सेग्रीगेशन होना चाहिए। स्कूल एजुकेशन, इंटरमीडिएट एजुकेशन, हायर एजुकेशन में कितना जाएगा, फिर इसको आएगा कहाँ से, केंद्र सरकार कितना योगदान होगा, राज्य सरकार कितना योगदान, CSR से कितना पैसा, इस सारी जो व्यवस्थाओं को करने की आवश्यकता है। मेरा कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ में और एक सफलता का, रूपांतरणकारी सफलता का एक लक्ष्य लेकर के आई है। इसको सफल बनाने के लिए सबको सम्मिलित प्रयास करना चाहिए। कुछ प्रदेशों में जहाँ पर कि सरकारें भारतीय जनता पार्टी की नहीं हैं, वहाँ पर इसको लेकर के थोड़ी सी समस्या है। मेरा कहना है कि देश है, प्रत्येक देश के नागरिक को अधिकार है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो अच्छी चीज़ें हों उसको उनको प्राप्त होना चाहिए। तो सब लोग मिलकर के प्रयास करें और इसको सफल बनाने की कोशिश करें। सतीश जी, संक्षेप में मैंने विस्तार से बता दिया। नहीं, ठीक, आपने काफ़ी बता दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि अभी जो कोविड काल रहा जी, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव शिक्षा पर ही रहा है जी। विश्वविद्यालय भी किस तरीके से प्रभावित हुए हैं उससे, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। ये कोविड-19 में सभी प्रभावित हुए हैं। कोविड-19 में जो पूरा विश्व प्रभावित हुआ है, इससे उद्योग धंधे प्रभावित हुए हैं, इससे जो है वो ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित हुआ है, इससे होटल इंडस्ट्री प्रभावित हुआ है, इससे टूरिज्म इंडस्ट्री प्रभावित हुआ है, इससे समाज के हमारे संबंध थे, व्यक्तिगत संबंध है, वो प्रभावित हुए हैं। ऐसे समय में हमारी शिक्षा के प्रत्येक स्तर जैसे प्रभावित हुए, लेकिन इस प्रभाव को कम करने के भी बहुत प्रयास किए गए हैं। इसमें बताएं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका भरपूर उपयोग किया गया। ऑनलाइन पढ़ाई की गई, ऑनलाइन एग्जामिनेशन से ब्लेंडेड मोड भी हुए, हमने ऑनलाइन इसके रिजल्ट्स भी निकाले। प्राय आरोप लगाया गया, हमारे ऊपर भी आरोप लगाया गया, उनके ZTV वालों ने बड़ा इंटरव्यू लिया था हमारा बिलासपुर में कि क्या है एग्जामिनेशन, क्या है परीक्षा, क्या है, सब चीज़ें लेकर बातचीत की गई। बिना परीक्षा भी पास किया गया, परीक्षा में पास, जनरल प्रमोशंस भी दिए गए। जनरल प्रमोशन के तो पक्ष में हम नहीं रहे, किसी न किसी प्रकार की परीक्षा होनी चाहिए। हमने उनसे कहा कि एक तरफ जनरल प्रमोशन जैसा प्रमोशन कर दिया जाए, दूसरी तरफ कुछ हद तक परीक्षा की कोई व्यवस्था तो की जाए, क्योंकि व्यक्ति का जो परिवर्तन होता है दहशत से होता है। जब लड़का सोचता है कि हमको बैठ करके पेपर डाउनलोड करना है, किसी प्रकार से कॉपी में लिखना है, अब खुद नहीं लिख के किसी से लिखवाएगा, तो कोई न कोई तो उसको भय होगा, और भय होगा, भय से उसका विकास हो सकता है। पढ़ाई लिखाई के लिए भी लोग यही कहते थे कि भाई कैसे पढ़ाई लिखाई हो रही है ऑनलाइन मोड पर, लोग पढ़ते नहीं हैं, लेकिन कुछ तो हो रहा है।
जिसको हम लोग कहते हैं भाई, हाँ कुछ न कुछ। पंडित लोगों को कहा एक श्लोक है, आचार्य जी को ज़्यादा पता होगा, जब सब कुछ डूब रहा हो तो पंडित लोग जितना शेष रह जाए बचा सके बचाने का प्रयास करते हैं। जब पंडित सार्वजनिक विद्वानों से तात्पर्य है, विद्वान लोग ऐसा करते हैं, उस बचाने की कोशिश की है, उससे हमको बहुत सफलता भी हमको प्राप्त हुई है और सफलता प्राप्त होने का असर पड़ा। इससे एक और काम ये हुआ कि लोगों को जो आईटी का उपयोग करने का अभ्यास बढ़ गया। उदाहरण के तौर पर कि जब से कोविड काल आया तो भाई साहब को तो सूचना रहती है, हमने 400 से अधिक व्याख्यान दिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्याख्यान दिए। कभी कभी ऐसा होता था सुबह हम हिमाचल बोलते थे, दोपहर में हम जयपुर बोलते थे, शाम को अमेरिका में बोलते थे। तो इस आईटी का उपयोग है, तो इसी कुछ विशेष काफ़ी चीज़ें सिखा गया कोविड काल भी, काफ़ी चीज़ें सिखा गया। लेकिन हम ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं कि प्रति जो इसका व्यवहार ही वो ना आए जी। जो व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर जो रसायन सृजित होता है जी, उससे कोई समझिए की प्रतिस्थापक नहीं है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ कहाँ हुई है, कुछ थोड़ा बताएं डिटेल, और पूरनपुर से किस तरह से जुड़े हुए हैं लोग? प्रारंभिक शिक्षा ही खुटार में हमारे पिताजी खंड विकास अधिकारी थे, तो हमारा एडमिशन डायरेक्ट 4th से हुआ। हम KG 1, 2, 3 नहीं पढ़े, हम पढ़े नहीं, डायरेक्ट 4th से हमने पढ़ाई नहीं, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसी समय आपने लागू कर दी थी? नहीं, लागू क्या, राष्ट्रीय नीति तो चालू होती है आंगनवाड़ी से। जी वही तो 3 साल घर में ही जो पढ़ाए गए, तो 4th से लेकर के 8 तक हम खुटार में काकोरी शहीद जी जी जी, जूनियर हाई स्कूल हुआ करता जी, जूनियर था छप्पर वाला जी जी, तो उसमें पढ़े। उसके बाद में पूरनपुर में आए, तो यहाँ से हमने 12वां किया। कहाँ से? पब्लिक इंटर कॉलेज से जी। तो यहाँ पिताजी थे, पोस्टेड थे, जी, तो यहीं पर ही कुछ कविताएँ लिखना शुरू किया। जी, तो आदरणीय देव जी, हमारे गुरु जी पंकज जी के साथ में यहाँ बड़े बड़े कवियों के संपर्क में आए, रंग जी के संपर्क में आए। कविताएँ लिखते थे टूटी फूटी, और ये जो है देव जी संशोधन कर देते थे, उन्हें बड़े फख्र से हम सुनाते थे। रंग जी ने भी एकाध संशोधित किया, जहाँ जहाँ बातचीत होती तो उसको पढ़ने लगे। तो ये जो प्रारंभिक शिक्षा हमारी यहीं पर ही है, जिसे कहते हैं हमारी जड़ें जो है वो शिक्षा की जड़ें और साहित्य की जड़ें जो है वो पूरनपुर में जमी हुई हैं। इससे बार बार यहाँ की धरती जो है हमको बुलाती रहती है। रत्नाई वाली स्थिति हमें यहाँ पर। किन किन विश्वविद्यालयों में आप कुलपति रह चुके हैं, थोड़ा वो भी स्थिति बताएं हमारे पाठकों। सबसे पहले 2003 में मैं अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा का कुलपति बनाया गया, और साथ ही साथ जो नाना जी का महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय है, उसमें भी 1.5 साल तक अपने प्रभार के रूप में कुलपति रूप में काम करने का मुझे अवसर मिला। बाद 2007 में वापस आ गया था जबलपुर वापस। फिर 2011 में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला मुझे काम करने का अवसर मिला, और वो 2 टर्म वहाँ वाइस चांसलर 3 साल का जी। 2011 से 14 से 17 मई 2017 में वापस आया जबलपुर। फिर अभी इसी वर्ष फरवरी में मुझे बिलासपुर विश्वविद्यालय में कुलपति बनने का अवसर मिला, जिसको पंडित अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो बहुत बढ़िया मैचिंग हो गई। लगभग 12 साल की समझिए कि कुलपति का लगभग कार्यकाल हो रहा है। जी जी। अच्छा, यहाँ पे जो उच्च शिक्षा की बात करें तो हमारे यहाँ भी महाविद्यालय हैं, ना तो कोई पढ़ना चाहता है और ना कोई पढ़ाना चाहता है। केवल शिक्षा मतलब डिग्री के लिए ही केवल जो है छात्र छात्राएं बस उसी पर आधारित रह गया है। उस पर क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत ही देखिए खराब स्थिति है, और मैं कहना चाहूँगा कि पूरे समाज की जितने भी आयाम हैं सब में क्षरण है जी, सब में क्षरण हो रहा है। और जो भौतिकवादी संस्कृति जो फास्ट फूड वाली आई है, उसमें हर स्तर के अंतर्गत ये है कि हम किसी प्रकार से हमको सफलता प्राप्त हो जाए, तो वो हावी तो हुई है,
लेकिन बहुत ही खराब स्थिति है जी। और मुझे कहना है जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इसमें काफ़ी कुछ संभावनाएं हैं, हम इसको जो है ठीक कर सकते हैं। जैसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात इसमें आई है, जो विद्यार्थी पढ़े उसके अनुसार आए। हुआ है कि हमने विद्यार्थियों को रुचियों के अनुसार पाठ्यक्रम दिए ही नहीं, विद्यार्थी कहाँ जाना चाहता है वहाँ पहुँच नहीं पा रहा है। दूसरी बात क्या है, शिक्षा को रोजगार से ही जोड़ दिया गया है। जी। तो रोजगार एक पार्ट हो सकता है, शिक्षा को हम संस्कारों से जोड़ेंगे तो बात बड़ी हो सकती है। शिक्षा में कोई रुचि नहीं, सृजनात्मकता नाम की चीज़ ही नहीं, मौलिकता नाम की चीज़ ही नहीं है। तो मुझे लगता है यदि समाज के साथ में जोड़ करके शिक्षा व्यवस्था को ठीक किया जाएगा तो मुझे लगता है कि चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत संभावनाएं हैं, बशर्ते ठीक से लागू करें। जैसे इसमें एक संभावना है कि टीचर से सिर्फ टीचर का ही काम लिया जाए। हमारे यहाँ क्या शिक्षक जो है वो क्या पढ़ाएगा भी, जनगणना में भी लगाएगा, पशुगणना में उसको लगा दें, इलेक्शंस में भी लगा दें, सब में ड्यूटी लगाते चले आ रहे हैं। सब उस पर समझिए कि उसका उपयोग करना चाहते हैं। ये चीज़ ठीक नहीं है। जिस दिन समाज ठान लेगा कि शिक्षा व्यवस्था ठीक होनी चाहिए तो ठीक हो जाएगी, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। जैसे अभी हमारे यहाँ यूपी में सरकार ने जो है मिशन कायाकल्प चलाया, जो परिषदीय विद्यालय हैं उनको बहुत साफ़ सुथरा सुंदर टाइल्स वाइल्स लगा के सब सारी सुविधाएं निजी स्कूलों जैसी दे दी गई। लेकिन टीचर्स की भी कमी है, कुछ टीचर हैं वो पढ़ाना भी नहीं चाहते हैं सभी। तो मतलब शिक्षा नाम की चीज़ गायब होती जा रही, सुविधाएं तो बढ़ी हैं कुछ न कुछ। तो वो भी स्थिति जब जड़ ही खराब हो जाएगी तो कैसे मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसका पूरा कैसे व्यापक असर हो पाएगा। देखिए ऐसा है कि एक तो संकल्प ही है राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। अब मुझे लगता है कि पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर। जी। देश के प्रधानमंत्री ने संबोधित किया है, और एक बार नहीं, एक बार तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सारे गवर्नर्स, सारे वाइस चांसलर बैठ कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जो है वो बातचीत की संकल्प दी। ऐसा कभी हुआ नहीं। तो संकल्प की बात तो आ गई है। अब संकल्प को प्राथमिकताओं को नीतियों में बदलने का जो प्रयास होना चाहिए वो प्रयास किया जा सकता है, और मुझे लगता है कमोबेश प्रयास चल भी रहा है। प्रयास ठीक से आ जाएंगे, प्राथमिकताओं में आ जाएंगे, सारी चीज़ें बदल जाएंगी। लेकिन प्राथमिकताओं के स्तर पर हम ये तो मानेंगे कि आप एक तरफ आधारभूत सुविधाएं लें, दूसरे शिक्षकों की नियुक्ति की बात आई, और शिक्षकों की नियुक्ति की प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारे गुरुकुल परंपरा में लोग जंगल में रह करके, पेड़ के नीचे रह करके, भूखे रह करके, खड़िया का पानी दूध के नाम पर पी पी करके लोगों ने समझे ज्ञान का सृजन किया। श्रुति परंपरा में अपने ज्ञान को अपने विद्यार्थियों में बांटा है। तो टीचर्स और अच्छे टीचर्स की नियुक्ति प्राथमिकता में होनी चाहिए। मुझे ये स्वीकार करने में, कहने में कोई आपत्ति नहीं है। भारतवर्ष के जो राज्य स्तर के विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे कम से 60 से 70% पोस्ट खाली हैं। हमारे मित्र दिनेश कुशवाहा जी भी हमारे साथ में हैं, वो रीवा विश्वविद्यालय से हैं, खाली हैं। तो उनको कौन भरेगा? राज्य के विश्वविद्यालय हैं तो राज्य उनको अनुमति दे और उसमें समझ भरना चाहिए। यहीं पर एक बात और करना चाहिए, निजी क्षेत्र जो विश्वविद्यालय हैं बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। जी। तो उसमें उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता है, क्योंकि उनका जो षड्यंत्र है, उनकी जो कॉन्स्पिरेसी है वो बड़े लोगों के साथ भाग जाती है। वो समझिए जिस प्रकार से उद्योग धंधा लागू करते हैं उसी प्रकार से शिक्षा में विनियोग करते हैं। जी। और मैं तो ये कहता हूँ किसी उद्योग में आप विनियोग करोगे तो कहीं आप इन्वेस्टमेंट होगा, कुछ कच्चा माल आएगा, कुछ वस्तुएं बनेगी, जब बेची जाएंगी तब आपको लाभ प्राप्त होगा। और एजुकेशन डे 1 से उनको लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाता है। जैसे उनको फीस मिलती है वैसे उनको लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तो इस पर कहीं नियंत्रण होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कैपिंग की बात कही गई कि अनाप शनाप कोई फीस जो नहीं ले सकता है। लेकिन जैसा हमने संकल्प जो है वो मनोवैज्ञानिक संकल्प तो है, एक ने वो गीतिका लिखी थी, उसमें कहा था कि मुट्ठियों को भींचने से कदम आगे बढ़ते नहीं, पाँव का पोलियो जब तक ठीक होता नहीं। जी। अच्छा, शिक्षकों को और छात्रों को एक संदेश देकर उस बात समाप्त करते हैं। एक संदेश आपकी तरफ से शिक्षकों के लिए और छात्रों के लिए।
दोनों को ये सोचना चाहिए, वो राष्ट्र के प्रबुद्ध नागरिक हैं। राष्ट्र के लिए दोनों का ही दायित्व है। आज के छात्र कल के शिक्षक होंगे और आज के शिक्षक कहीं कभी छात्र थे जी। दोनों का ही योगदान राष्ट्र निर्माण होना चाहिए। जिस दिन राष्ट्र केंद्र में आ जाएगा, सब अपनी अपनी भूमिकाओं को स्वतः अपने ऊपर लागू करके अपना काम शुरू कर देंगे। मेरा आपके माध्यम से अपने जो सह शिक्षक कार्य में अपने स्वयं को शिक्षक मानता हूँ, उनसे कहूँगा कि वे सब लोग मिलकर के राष्ट्र के साथ में अपना सरोकार स्थापित करें और राष्ट्र को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। एक सवाल पंडित जी की तरफ से आया है, अभी आप कह भी रहे थे कि विद्वान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से इतर भी हो सकते हैं। उनका कहना है कि संस्कृत महाविद्यालय क्यों कम होते जा रहे हैं, इनके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, इसके अंतर्गत जो मैं बात भूल गया, जरा मैं पंडित जी धन्यवाद देना चाहूँगा। मातृभाषा को महत्व दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जी। अभी तक क्या अंग्रेजी का ही बोलबाला है। घर में बच्चा जो मातृभाषा, मतलब जैसे यहाँ पे माएंगे, हमारे पूरनपुर की बोली जो बिल्कुल दूसरी बोली है जी। हमारी ब्रज जो है वो मातृभाषा है, अवधी हमारी मातृभाषा है, छत्तीसगढ़ी मातृभाषा है, भोजपुरी मातृभाषा है, ये सारी मातृभाषा है। व्यवहार की भाषा में हमने हिंदी को खड़ी बोली रखा है और व्यापार की भाषा के रूप में अंग्रेजी रखा है। भाषा के त्रिभाषी सूत्र को हम कहते हैं। एक संस्कार की भाषा है, ये व्यवहार की भाषा है, ये व्यापार की भाषा है। तो व्यापार की भाषा इतनी हावी होती चली जा रही है कि व्यवहार की भाषा, संस्कार की भाषा पीछे चलती चली जा रही है। इस राष्ट्रीय शिक्षा में STS की बात की है। STS में S2S, संस्कृत टू संस्कृत, संस्कृत को संस्कृत में पढ़ाने की बात इसमें लागू की गई है। बड़े संस्थानों के स्थापित करने की बातचीत की गई है। तो अगर वही में जरा संकल्प लिया है तो इसको किस प्रकार से लागू किया जाए, इस पर समझिए कि बात करनी है। हमें लगता है हम सब लोग मिलकर के बातचीत करेंगे तो चीज़ें शुभ हो सकती हैं। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।